बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैंने बार बार आपसे अर्ज़ किया था, दोबारा भी करूँ। फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू, जुनैद अकबर साहब की गुफ्तगू, शानदाना गुलजार साहिबा की गुफ्तगू, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू, मुनीब फारूक का किरदार, कामरान शाहिद का किरदार, आदिल शाहज़ेब का किरदार, सलीम खान साफ़ी साहब का बनी गाला के मुलाजिम का इंटरव्यू, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सोचते थे बहुत बाद में आएंगी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि फजलुर रहमान साहब ने आज जो स्पीच कौमी असम्बली में की है, वो स्पीच ऐसे होगी, इतनी जल्दी होगी, इन हालात में होगी, इस तरह से होगी। और मैं यहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। फजलुर रहमान साहब ने जो स्पीच की है कौमी असम्बली में, वो स्पीच एक हिस्सा उसका मुझे आपको सुनवाना है। आप उस हिस्से को मेरे साथ साथ सुनिए और अंदाज़ा कीजिए कि जमहूरियत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत की औकात, जमहूरियत की हैसियत, जमहूरियत की वक़्त है क्या, ये सबसे बेहतर अंदाज़ा आपको होता है इस इंटरव्यू में। आगे जाकर हम जो इंडियन कॉमेडियन है ज़ाकिर खान, उन्होंने जो कहा था सख्त लौंडा पिघल गया, वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात फजलुर रहमान साहब की स्पीच की। ये स्पीच सुनने से ताल्लुक़ रखती है और इस स्पीच के साथ जो किया गया कौमी असम्बली में किया गया, मुल्क में कहते हैं ना पार्लिमान सुप्रीम है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पार्लिमान है। तो जो कौमी असम्बली में एक पार्टी हेड की तकरीर के साथ किया गया, वो सुनिए मेरे साथ साथ, आपको यही सबूत मिलेगा। सुनते हैं कि वो क्या हुआ है। जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, आपने अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन के नाम से कोई क्या चीज कर दी है। और मैंने कहा हमें तो 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है? इसके इस पहलू को हम क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? बाजवा साहब ने मुझे कहा, बाजवा साहब का नाम आया फजलुर रहमान की स्पीच, चुप। फखर से कहता था मैंने बाढ़ लगा दिया है, किसी का बाप बिना अफगानिस्तान जा सकता, फिर चुप। लंबी खामोशी। बात बाजवा की थी और ये खामोशी लंबी है और ये चल रही है। फजलुर रहमान स्पीच कर रहे हैं और खामोशी है। ये खामोशी आप देख रहे हैं मुसलसल जारी है। 40-50 हजार इस वक्त आ चुके हैं और हमारे यहाँ, मुझे माफ कीजिए, बहुत दर्द और दुख से कह रहा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अगले 2-4 महीनों के अंदर हमारे डेरा इस्माइल खान, वजीरिस्तान, दूसरा वजीरिस्तान, लक्की मरवत, करक, बन्नू, इन इलाकों में अमारत इस्लामिया कायम हो जाए और पाकिस्तान नजर नहीं आ रही। मगरिब होती ही तमाम थाने बंद हो जाते हैं और उनको हुक्म दिया, थाने बंद हो जाते हैं। क्या होता है? रिट ऑफ गवर्नमेंट। ये है आपके रिट। जी ठीक, कहाँ खड़े हैं हम लोग? तो फिक्रबंदी की बात है हजरत जी। ये ऑपरेशन मैंने पहले भी अर्ज की है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये फिर ऑपरेशन पर खामोशी। ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अदम इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। हमें सोचना। फिर खामोशी, क्योंकि अदम इस्तेहकाम कह दिया था। आपके सामने बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप कौम को हाँकते रहेंगे, पाक PWD को आप खत्म कर रहे हैं, हजारों मुलाजिमीन को आप बेरोजगार कर रहे हैं, इतना बड़ा महकमा जो पाकिस्तान से पहले का है, इन तमाम महबूब की माँ है, आपने किससे मशवरा किया? मैं तो ये दावा भी करता हूँ कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम, फिर अज़्म इस्तेहकाम का नाम आया, फिर फजलुर रहमान की स्पीच रुक गई और बिलाखिर फजलुर रहमान की स्पीच बिल्कुल रोक दी गई। ये है जमहूरियत की औकात। एक पार्टी हेड जिससे वज़ीर आज़म मिलने जा रहे हैं, मना ले, अपनी तरफ ले आए। नवाज शरीफ मिलने जा रहे हैं, मना ले, अपनी तरफ ले आए। उसके साथ कौमी असम्बली में जो सुप्रीम है, जहां अवाम का मुंतखब करदा नुमाइंदा भेजा जाता है, वहां ये हुआ है।
तो ये हमारी जमहूरियत की औकात हमने देख ली, वो जो पंजाबी में कहते हैं ओ पईजे जमहूरियत, तो ये हमारी जमहूरियत का इस वक्त हाल हुआ है। आगे बढ़ें, आपको बताऊं इमरान खान साहब के हवाले से जो बात हुई, लेकिन उससे पहले फजल रहमान की गुफ्तगू में एक बहुत अहम पॉइंट था, जो था ना डर डेरा इस्माइल खान में, लकी मरवत में, वजीरिस्तान में, वो जो दूसरा वजीरिस्तान कहते हैं यानी नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, यहाँ पर और कुछ और इलाकों में अमारात इस्लामी कायम हो जाए, ये अफगानिस्तान बन जाए, टूट जाए, हाथ से चला जाए, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे ये हो। लेकिन फजल रहमान इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है कि हालात उस तरफ जा रहे हैं जहाँ 71 में गए थे, तो ये हालात जो है ये अजीबो गरीब हालात हैं। और जो हुकूमत बिठाई गई है वो हुकूमत आपने देखा अयाज सादिक साहब को जी 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 करके वो चुप करवा रहे थे। इस वक्त जो हालात है उन हालात में हुकूमत की लेजिटिमेसी कोई नहीं है। हुकूमत खुद बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को अंदर रखना मकसद है, नए मुकदमात बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, इमरान खान को अंदर रखा जाए, ये हुकूमत की तैयारी है। आ जा सकता है गिरफ्तारी का एक ऑर्डर की गिरफ्तारी हो गई है, और मुमकिन है कि एक हमारे सामने मुकदमा निकल कर आ जाए कहीं से कि ये मुकदमा था इमरान खान पे, ये गिरफ्तारी हो चुकी थी, इमरान खान अब अंदर हैं। तो जब कल फैसला आए इद्दत केस का, तो ये हो सकता है इद्दत केस का फैसला भी आ सकता है कि अगली अदालत में जाना पड़े। अब एक और चीज़ हुई कौमी असम्बली में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, ये मैं आपको जंग से खबर बता रहा हूँ, एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की। जवाब में पीटीआई ने इमरान खान समेत पार्टी रहनुमाओं की और कारकुनों की रिहाई की शर्त रख दी। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे और कहा कि अगर बानी पीटीआई को मुश्किलात आएँ तो बैठकर बात करें। यानी बात वहाँ से शुरू करनी कि इमरान खान जेल में परेशान है। याद रखिएगा इमरान खान को जेल में साल होने को है, और ये वो लोग हैं जो कहते थे 3 दिन जेल में नहीं निकाल सकेगा, इसको जिस चीज़ की आदत है वो नहीं देंगे तो ये जेल नहीं काट सकता। और अब ये खुद अपने मुंह से लगे हुए कि अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं, और नवाज शरीफ के केस में शहबाज शरीफ ने लेटर लिखा था सुपरिटेंडेंट जेल को कि अगर नवाज शरीफ का एसी उतरवाया तो नवाज शरीफ के गुर्दे फेल हो सकते हैं। ये हमारे यहाँ हम किया गया, शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया, ये खुद एसी वाली जेल में मौजूद थे। फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो कहते हैं अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो इंसाफ का पलड़ा हमेशा भारी रहना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मिसाकी मईशत की पेशकश पर जो नारे बुलंद हुए वो नाकाबिल जिक्र हैं। आज तलखियों का जिम्मेदार कौन है? 76 साल बाद हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी झिझकते हैं। इसी ऐवान में तनकीद के बावजूद सियासतदान एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। वो कहते हैं काश अली मोहम्मद खान साहब मेरी वालदा के इंतकाल का हवाला भी देते। जेल सुपरिटेंडेंट को वालदा के इंतकाल के दिन छुट्टी की दरख्वास्त दी लेकिन नहीं मिली। मैं जज के पास गया, जज साहब ने कहा छुट्टी नहीं, आज तो गवाह बुलाने हैं। मैंने भी कैंसर को शिकस्त दी, कभी जेल में रोना नहीं रोया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे कैदियों की वैन में लाया जाता था ताकि मेरी कमर की तकलीफ में मजीद इजाफा हो। खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयाँ बंद की गईं। हम नहीं चाहते कि इनके साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ हों। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में अली मोहम्मद खान के लिए बहुत एहतराम है। अली मोहम्मद खान ने बहुत जज्बाती अंदाज में तकरीर की। अब ये जो बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं अपनी वालदा के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब को पैरोल पर रिहाई मिली, हमजा को, नवाज शरीफ को, मरियम को, सफदर को पैरोल पर रिहाई मिली। और मैं एक लिस्ट बार बार आपको बता चुका जिन लोगों को पैरोल पर रिहाई मिली। शहरियार आफरीदी के घर में 3 डेथ्स हुई, रिहाई नहीं मिली। तो ये लोग जब बात करते हैं ना, ये गलत बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब बात कर रहे थे तो नवाज शरीफ के लिए भी बात कर रहे थे, और नून लीग वाले मजाक उड़ाते कि आज आ गए सेम पेज पर। तो शहरियार आफरीदी के घर में 1 नहीं 2 नहीं 3 डेथ्स हुई, रिहाई नहीं मिली थी। अब पीटीआई ने क्या किया? शहबाज शरीफ की तकरीर के जवाब में मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की पेशकश पर शराइत बता दी। बानी पीटीआई समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई को इन शराइत में शामिल किया गया। उमर अयूब ने वज़ीर आज़म की पेशकश पर अपने खिताब में ये शराइत दोहराई। उमर अयूब ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मैं फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को कहना चाहता हूँ। अयाज सादिक साहब ने रोक दिया। उन्होंने कहा माहौल बेहतर हो रहा था, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, जवाब तो मैं दूंगा, मुझे जवाब देने का हक है। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा, बात तब होगी जब मेरे कैदी बाहर आएंगे। उमर अयूब ने कहा यह हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। उन्होंने वालदा मोहतरमा के जनाजे का जिक्र भी किया। हम कुलसूम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, मैं अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। ये उमर अयूब साहब के साथ अभी हुआ है, हमारे सामने रूपोश थे।
उमर अयूब बोले कि मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद रशीद के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। मुफाहमत तब होगी जब आप हसन नियाजी के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। और फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, आप बैठ जाएं, आपकी बात हो गई, आपको मौका दे दिया, आपका जवाब आ गया, आपके नाम पर कोई कट मोशन नहीं है। बजट पर बहस हो रही है, उसमें ये तकारीर हो रही हैं, किसी की तकरीर चलती है, किसी की तकरीर रुक जाती है, किसी की तकरीर बिल्कुल रोक दी जाती है लाइव ट्रांसमिशन में, और स्पीकर साहब बार बार कहते हैं हो गया, आपका पॉइंट आ गया। तो हमें कामरान शाहिद इस सूरत में वहाँ पर नज़र आता है, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन जो नून लीग ने किया है, जो PMLN वालों के साथ हुआ, यानी इन लोगों के जो मुकदमे थे, शहबाज शरीफ का जो मुकदमा था वो करप्शन का मुकदमा था, यास्मीन राशिद का मुकदमा क्या है, महमूद रशीद का मुकदमा क्या है, एजाज चौधरी का मुकदमा क्या है। एजाज चौधरी की एक कॉल है, वो अंदर घुस गए, सब तबाह कर दिया, वो अंदर घुस गए। तो एजाज चौधरी की कॉल में एजाज चौधरी पे सबूत क्या है? जिस गाड़ी में खदीजा शाह बैठी थी और अब तक जेल जा रही है ट्रायल के लिए, उस गाड़ी के ऊपर मौजूद थी अंदलीब अब्बास। अंदलीब अब्बास बाहर है। आप देखिए कि मुराद रास बाहर है, एजाज चौधरी अंदर है, मियां महमूद रशीद अंदर है, मियां महमूद रशीद का दामाद अंदर है, इमरान खान का भांजा अंदर है। तो यहां तहकीकात में हमें पता चला कि जिस मकाम पर हंगामा आराई हुई, उस मकाम तक इतनी कॉल्स मुराद रास की, और मुराद रास से फिर वहां से मुराद रास तक इतनी कॉल्स। ये सबूत हमें तहकीकात के बाद मिले थे। फैजुल्लाह कमोका की इतनी कॉल्स, फैजुल्लाह कमोका से इतनी कॉल्स, ये हमें तहकीकात के बाद सबूत मिले थे। तो जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो 9 मई के मुकदमात से पार हो गया। तो ये हमारे यहाँ हुआ है। तो ये लोग जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, जो उमर अयूब साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर की हैं। अब ये सिचुएशन हमारे सामने। इसके अलावा अमरीकी कांग्रेस ने क्या किया? ये जो बात कर रहे थे उमर अयूब साहब के, नहीं मैं जवाब तो दूंगा, ये फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है। अमरीकी कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तानी इंतखाबात की गैर जानिबदाराना तहकीकात करें, और मुदाखलत है, बेज़ाब्तियों की शिकायत है, गैर जानिबदाराना तहकीकात करनी पड़ेंगी। भारी अक्सरियत से ये मंजूर हुई। 368 अरकान ने इसकी हिमायत में वोट दिया, 7 अरकान ने इसके खिलाफ वोट दिया है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात कैसे हुए हैं। और अमेरिका को छोड़ें, PTI को छोड़ें, बाकी लोगों को छोड़ें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खुद जारी करदा फॉर्म 45 जिस तरह के हैं, वो मुंह चढ़ाते हैं इन लोगों का। वो वाइटो नहीं है, वो काला के इन लोगों के मुंह पर, जो कराची में जीते, लाहौर में जीते, पिंडी में जीते। चट्ठा कहाँ है? कमिश्नर चट्ठा कहाँ है? तो ये तमाम चीज़ें इन लोगों के मुंह पर काला के, वाइटो नहीं है, और ये काला के इनके मुंह पर मली हुई है। इतनी आसानी से चीज़ खत्म होने वाली नहीं। आखिर में सख्त लौंडे के पिघलने की बात, फैसल वाउडा साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। जब तौहीन अदालत का मामला होता है तो गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाती है। फैसल वाउडा साहब ने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि जब मैंने कुरान पाक की तिलावत की तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ, और चीफ जस्टिस ने जो हदीस मुबारक सुनाई उसने भी गहरा असर छोड़ा। गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए फैसल वाउडा साहब की तहरीर में आखिर में क्या कहा गया है? दैट द रिस्पोंडेंट deeply moved, touched by the recitation of the Holy Quran, Surah Hujurat, Surah number 11 और 12, and the references made to the ahadith by hadith Mubarak of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam by the Chief Justice, along with the sound advice given that the matter is not about anyone's personal ego, and that as a parliamentarian one ought to act more cautiously to work towards the establishment of a better image of the judiciary for the betterment of the people of the country, and that it will be adverse to the interests of the people of Pakistan if two constitutional bodies are seen to be standing against each other। ये फैसल वाउडा की जो मुआफ़ी है उसमें लिखा हुआ है। तो फैसल वाउडा साहब पहले क्या करते थे? काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में आए थे, ऐसे करके बूट रखा था। इन्होंने जब ये जुमले कह दिए थे तो उसके बाद कहा था मैं जाऊंगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं साफ बता दूंगा, मैं नतीजा भुगतने के लिए तैयार हूं। भुगतो नतीजा, मत मांगो माफ़ी। अब माफ़ी मांग ली है फैसल वाउडा साहब ने, अच्छी बात है, माफ़ी मांगना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आप जिस रवैये का इजहार कर रहे थे,
ये होगा, ऐसे करूंगा, यूं नहीं करूंगा, उल्टा लिटाएंगे, उठाएंगे बिठाएंगे, उल्टा लिटाएंगे। कोई पगड़ियां उछालेगा, पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। तो आप यहां तक गए थे, आपको माफी मांगनी पड़ी है। अदालत पर, फौज पर, चीफ जस्टिस पर, आर्मी चीफ पर आप बात कर सकते हैं, आपको आईने पाकिस्तान हक देता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खुद कहा था अपने मुंह से, नाम लेकर तनकीद की जानी चाहिए, की जा सकती है, लेकिन तनकीद करने में और उठाना आता है, बिठाना आता है, लिटाना आता है, उल्टा लिटाना आता है, ये तनकीद नहीं है। फैसल वाडा साहब, उल्टा लिटाना आता है, ये तनकीद नहीं है। हम पगड़ियों की फुटबॉल बना देंगे, लात मार के उछालेंगे, ये तनकीद नहीं है। तनकीद उन रीजंस के साथ, उन रेफरेंसेस के साथ और उन पर अपनी राय के साथ की जाती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड।